चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज नई बुक्स आ गई हैं, जिनके पास बुक्स ना हो वो अपनी बुक्स ले सकते हैं। आज सुबह मेरे पास भी पहुंच गई बुक, तो बुक जहां हमने छोड़ी थी वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब बातचीत बंद करो, जब टीचर आ जाए ना फिर आपस में बातचीत नहीं करनी होती। एक आधा तो ये भी नहीं कि आपस में आगे पीछे दोनों से बातें करने में लगे हुए। चलो, हमने गांधी जी के 3 आंदोलन पढ़े थे इनिशियल स्टेज पर। 1917 चंपारण सत्याग्रह का यूज किया पर वास्तविक इस्तेमाल नहीं किया। अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल का पहली बार इस्तेमाल किया। और खेड़ा क्रॉप फेलियर जिसमें वास्तविक सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। सबकी समझ में बात आ गई थी? ठीक है, आज इससे आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 112 पे ये सारी चीजें थी जो हमने लास्ट पढ़ी थी। देख लो जरा, 112 का लास्ट था मिल मजदूरों वाला, ये हो गया था ना पूरा। ठीक है, 113 पेज पर आ जाओ, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारी कहानियां हैं, मैंने टाइम टू टाइम सुनाई हैं। जो तुम्हें नया दिखेगा कुछ तो मैं वो पहले समझा दूंगी, फिर बुक से पढ़ लेना। पेज 113 पर सबसे ऊपर लिखा है, ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला लिया। आप सबको पता है 35% कैसे हुआ था? वो 50 मांग रहे थे, ये 20 दे रहे थे। गांधी ने भूख हड़ताल की, 15 घटवा दिए और 15 बढ़वा दिए। किसके 15 बढ़वा दिए? नहीं, बढ़वा दिए मिल मालिकों के, क्योंकि वो 20% दे रहे थे। किसके घटवा दिए? किस मजदूरों के, क्योंकि वो 50% की डिमांड कर रहे थे। भूख हड़ताल का पहला प्रयोग गांधी ने यहाँ किया, तो ये टिक कर लो 35%। आगे पढ़ना, उक्त मतलब ये जो 3 आंदोलन हैं इनमें गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। चंपारण में टिक करो राजेंद्र प्रसाद। बिहार गांधी यहीं से तो थे, क्या थे ये पेशे से? वकील। और गांधी को 4 वकीलों की जरूरत पड़ी, तब ये इनके साथ खड़े हो गए। काफी एज में गैप था, लेकिन गांधी जी को अपना मतलब एक तरह से भाई लीडर मानते थे ये। राजेंद्र प्रसाद जो आगे जाके क्या बनेंगे? आपके भारत के राष्ट्रपति, और 12 साल तक राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने वाला भारत का इकलौता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बिहार गांधी है। जब गांधी इंडिया आए ना चंपारण में सबसे पहली बार, गांधी को 4 वकीलों की जरूरत हुई, तो सबसे पहले जाके ये खड़े हुए। इसका मतलब पेशे से क्या थे ये? वकील। गांधी भी तो वकील ही थे। आगे पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट नाम था। मजहरुल हक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेबी कृपलानी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कृपलानी आपकी देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के हेड थे। यहाँ लिख लो, आज़ादी के समय कांग्रेस के हेड। जब आप आज़ाद हुए ना 1947 में, तब कांग्रेस का हेड कौन था? जेबी कृपलानी। इनकी कृपा से आप आज़ाद हुए, ऐसा सोच लेना। कोई लॉजिक नहीं है पर हमें आसान लगेगा। किसकी उससे कृपा से आज़ादी मिली? जेबी कृपलानी। तो पूछेंगे आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ो, महादेव देसाई, बहुत बड़े आदमी थे। ये मेन कैरेक्टर हो गए 3, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी और महादेव गोविंद देसाई पूरा नाम। खेड़ा पे आ जाओ, खेड़ा में क्या हुआ था? क्रॉप फेलियर, ये तुम भूलोगे, यहाँ लिख लो। फसल बर्बाद, टैक्स नहीं देने की बात यहीं तो उठी थी। क्रॉप फेलियर खेड़ा के पास। इसमें टिक करना, इंदुलाल याज्ञनिक, वल्लभ भाई पटेल। पटेल ही तो यहाँ हीरो बन गए थे। आगे पढ़ो, अहमदाबाद आंदोलन, अनसुईया बेन पटेल। कौन है ये एक मिल मालिक की बेटी और बहन है, और ये जाके किसके पार्ट पे खड़ी हो गई हैं? गांधी के। भाई मैं तो मजदूरों के साथ हूँ, बहुत बड़ी बात थी ये, लिख लो यहाँ। मिल मालिक की एक मतलब बड़े मिल मालिक की बेटी और बहन है, जबकि साथ दे रही है मजदूरों का, गांधी का। तो ये बहुत बड़ी खबर बनी थी। अनसुईया बेन पटेल। तीनों आंदोलन समझ में आ गए? ठीक है, इसके आगे एक हेडिंग क्या लिखी हुई है? ठीक है, अब बोर्ड पे देखो। इस टाइम पे धीरे धीरे आपके देश में कहीं कहीं पर एक घटना, जिन लोगों को कहते थे हम क्रांतिकारी, जो क्रांति की शुरुआत करें। क्रांति होती है लड़ मर के अपना हक छीन लेना, किसी गलत के खिलाफ चुपचाप ना बैठना, इसको बोलते हैं क्रांति। आपके देश में ना बहुत बड़ी क्रांति एक बार 1857 में हुई, पर वो वैसी क्रांति नहीं थी, जैसे उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आया। कोशिश हमने बहुत जी जान से की पर हम सफल नहीं हुए। फिर एक नई लहर चली कि भैया ठीक है, अंग्रेज जो कर रहे हैं ठीक है। कांग्रेस ने भी तो यही कहा शुरू में कि अंग्रेजों पर विश्वास रखो, लेकिन 1897 में सबसे पहली बार कुछ भाई बंधुओं ने, यंग लड़कों ने मिलके और अंग्रेज का मर्डर कर दिया, एक बड़े अंग्रेज का। फिर ये भावना बैठ गई इन यंग लड़कों में कि इन अंग्रेजों को मजा चखाने का यही तरीका है कि जहां ये फंस जाए इनका मर्डर कर दो, इनकी हत्या कर दो। धीरे धीरे ये विचार फैलने लगा। ये अपने आप को क्या कहने लग गए? हम क्रांतिकारी है। लेकिन ये किसका नुकसान कर रहे थे? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का जब ये भारी पड़ने लग गए ना अंग्रेजों पे, फिर अंग्रेजों को लगा कि इनको कैसे दबाया जाए, कुचला जाए। तो एक ही तरीका होता है, लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से इस्तेमाल कर लो कि आप पावरफुल बन जाओ। अंग्रेजों ने लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बना दिया, उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाने वाले आदमी का नाम था सिडनी रॉलेट। ये आदमी का नाम है सिडनी रॉलेट।
इसने जो कानून बनाया उसका सिर्फ एक टारगेट था कि कैसे इन इंडियन उभरते हुए लड़कों को इतनी दहशत बैठा दें इनके घर वालों के मन में, बाकी लोगों के मन में, कि कोई भी सोचे कि मेरा बेटा गलती से भी क्रांतिकारी ना बने। तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया, और क्योंकि इसका नाम सिडनी रॉलेट है इसीलिए इसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट, कि भाई ये आदमी ने बनाया कानून। ये कानून क्या था? ये कानून बनाया था कि भाई जिस पे पुलिस को शक हो, सिर्फ शक के बिना पे, कोई सबूत नहीं है, किसी को भी उसके घर से उठा ले, उसे किसी भी पुलिस स्टेशन में ले जाएं, कहीं भी है। जैसे अब क्या रूल है कि जहां क्राइम हुआ उसी के आसपास के एरिया में से पुलिस स्टेशन वाले आते हैं ना। अगर क्राइम बंबई में हुआ है तो हरियाणा वाले नहीं पकड़ेंगे, बंबई वालों की जिम्मेदारी है उस एरिया में जहां क्राइम हुआ वहां पकड़े। हाँ, वो आदमी अगर हरियाणा का तो फिर यहाँ वो कोऑर्डिनेट करेंगे भाई कैसे क्या है, किस तरह के मामलों में ये फंसा हुआ है। देखा, अपने जाल बना लेते हैं पूरा पुलिस वाले। उस टाइम पर यह था कि किसी को किसी के घर से उठा लिया जिसपे सिर्फ शक है, और उठा के उसको लेके किसी थाने में गए, कहीं मारा पीटा, उसके घर वाले बेचारे ढूंढ रहे हैं कौन से थाने में, बता ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं है, अब अगर पुलिस किसी को उठा लेती है तो एक रूल है जिसके तहत पुलिस को उस पकड़े गए आदमी को, चाहे वो किसी भी कास्ट का, क्रीड का, जेंडर का हो, उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ये रूल है ना, अगर कोई पुलिस वाला इस रूल को फॉलो नहीं करता नौकरी जाएगी, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा कि जी आपने ऐसे कैसे पकड़ लिया, 48 घंटे में क्यों नहीं पेशी कराई। कोई कितना ही हार्डकोर क्रिमिनल हो, कोई कितना ही बड़ा संगीन अपराधी हो, उसको पुलिस पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी ही करेगी। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है भाई इसको रिमांड पे ले लो, मतलब इसको मारो पीटो, कैसे इससे निकालो ये बात, या फिर इसको बरी करो। तो आप ये सोचो 48 आवर्स के अंदर अंदर उस आदमी को कंफर्म है आज के टाइम में कि कोई नहीं, पुलिस ने मुझे उठा लिया, मैं 48 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ये बातें रखूंगा। एक बात और, पुलिस के सामने कोई कुछ भी हाँ कर ले, मजिस्ट्रेट के सामने जाके वो सिर्फ ये कह दे जिन्होंने मुझे बहुत मारा और इस कारण मैंने इस पे साइन किया, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, तो मजिस्ट्रेट उस आदमी की बात मानेगा। असली गवाही मजिस्ट्रेट के सामने मानी जाती है। पुलिस तो कुछ भी उगलवा लेगी, कुछ भी मारपीट के लिखवा लेगी। ये रूल हम सबकी सेफ्टी के लिए है, अच्छी बात है। लेकिन इस रॉलेट आदमी ने, जो इसका नाम था रॉलेट, इसने नियम बनाया कि घर से किसी को उठा लो, उसकी कहीं पेशी मत करो ना, उसके घर वालों को बताओ कि वो कहाँ है, उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर दो, मारो पीटो, 2 साल तक किसी को खबर ही ना मिले कि वो गया कहाँ, वो लड़का मर गया, कहीं उसका मर्डर कर दिया, कहीं दबा दिया, दफना दिया, कुछ नहीं पता, और न ही कोई जानकारी उसके बारे में किसी को देनी। ये अधिकार किसको दे दिया गया? ये तो सीधी बात है कि पुलिस बिल्कुल मनमर्जी करेगी अब, और वो हर किसी को पीटेगी जिस पे शक होगा। जिस किसी ने नहीं भी गलती की वो भी पीटेगा। और गलती क्या? अंग्रेजों के खिलाफ तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो तो तुरंत पुलिस उठा लेगी, नहीं कर रहे हो प्लानिंग तब भी पुलिस उठा लेगी। तो फिर उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भैया ये तो काला कानून हो गया, ये तो कानून के नाम पे धब्बा है, और ये क्या है, ये तो सीधा किसी आदमी का हनन है, शोषण है। इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी तक ने आवाज उठाई, टैगोर, जो पढ़े लिखे लोग थे ना उस जमाने के, इन सब ने आवाज बुलंद की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस एक्ट में 2 लड़के उठा लिए, एक का नाम था सत्यपाल किचलू और सत्यपाल, और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। तो 2 कैरेक्टर है, एक हिंदू है, नाम से देखो सत्यपाल, और दूसरे का नाम है सैफुद्दीन किचलू, ये मुस्लिम है। ये दोनों पंजाब की बेल्ट से उठाए, और दोनों की खास बात पता है क्या है? दोनों विरोधी धर्म माने जा रहे थे, हिंदू मुसलमान। अंग्रेज तो पूरी कोशिश में थे ना हिंदू मुसलमानों को बांट दे, 1906 से ये काम कर रहे थे। ये बात इनको रास नहीं आई, कैसे ये इतने क्लोज दोस्त बन गए, और कैसे ये सबको कह रहे हैं कि देखो हम भी तो दोस्त हैं, हिंदू मुसलमान, तुम सब भी एक हो। इन दोनों को ठीक करने के लिए रॉलेट एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी का मतलब ये किसी को नहीं पता चलेगा ये गए कहाँ, ये मर गए, जिंदा हैं, किस जेल में है, कितना मारपीट कर रही है पुलिस, कोई पेशी नहीं, कुछ नहीं। कितने साल? कम से कम 2 साल, क्या पता मर्डर ही कर दें। इसका विरोध करने के लिए, इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए कुछ लोग उस जमाने में, जो डीसी हुआ करता था ना, जैसे आपके आज जिले का प्रमुख कौन होता है? डीसी, आईएएस अधिकारी है। उस जमाने में जिस पोस्ट पर भी रहे होंगे वहां गए ये लोग, तो विरोध किया। 20-30 आदमी थे, बाहर जाके नारे लगा रहे थे, भाई ये गलत कर रहे हो और ये गलत तरीका है आपका। तो वो डीसी ऐसा गुस्से में आया, उसने पुलिस वालों को कहा इन पे फायरिंग करो। वो बेचारे निहत्थे लोग थे, सिर्फ अपनी बात कहने आए थे, बात कायदे से सुनी जानी चाहिए, उन पे फायरिंग करवा दी। यानी एक छोटी सी भीड़ 20-30 लोगों की बिना बात इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात कहने आए हैं। कुछ लोग भाग गए, जब ऐसे फायरिंग होती है तो आधे लोग बच भी तो जाते हैं। अब जब ये जाके इन्होंने अपने लोगों में बताया कि भाई ये तो बिल्कुल ही गुंडा राज हो गया, पुलिस के जो मन में आए, जिसको मन में आए पकड़ सकती है, जिसको मन में आए मार सकती है, तो इन लोगों ने कहा हम विरोध करेंगे। ये सब अमृतसर में हो रहा था, तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम विरोध करेंगे। अब वो विरोध का तरीका क्या होगा, 3-4 दिन के अंदर की कहानी है ये। इनकी समझ में नहीं आया कि हम कैसे विरोध करें। तो उस जमाने में अंग्रेजों के प्रति ना एक हिंसा मन में थी, बाहर कोई भी रूप ले सकती थी। तो पूरे शहर में, अमृतसर में फैल गई बात कि भाई हालात खराब हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस जमाने में स्कूल्स भी चलते थे, और इनके जो अंग्रेजों के देशों के आसपास से आए थे ना लोग, महिलाएं बहुत सारी उस टाइम पे नन थी जो स्कूल्स चलाती थी। तो ऐसे मिशन स्कूल करके एक स्कूल हुआ करता था अमृतसर के एक किसी गली में। तो जैसे खबर फैली कि भाई दंगे वंगे भड़क सकते हैं और बड़ा गड़बड़ सा माहौल है, वो बेचारी औरत जो
जो नन थी अपना स्कूल बंद करने कि भाई सेफ्टी के लिए बंद कर जाऊं, कोई तोड़फोड़ कर दे, वो गली में आई अपना स्कूल बंद करने। यहाँ मान लो स्कूल है, ये हमारी बिहाफ पे गलती रही, हम इंडियंस का गुस्सा था क्योंकि कल हमारे वो बहुत सारे लोग मार दिए डीसी ने, पुलिस ने, तो अब वो गुस्सा इस महिला पे उतरा और हमने इनके साथ गलत व्यवहार किया, जैसे इनके बाल वाल फाड़ दिए, चश्मा वश्मा तोड़ दिया, बदतमीजी की। अब ये औरत, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जाके पुलिस में कहा कि भाई इस तरीके से इल ट्रीटमेंट हुआ। तो पुलिस ने, जिस गली में ये स्कूल था ना, इस गली में इस तरफ और इस तरफ पुलिस वाले अपने खड़े कर दिए और कहा इस गली में से जितने लोग आएंगे जाएंगे वो रेंग के चलेंगे। ये सब एनसीईआरटी में लिखी बातें, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। रेंग के चलेंगे, ऐसे खड़े होकर नहीं जाना गली में, रोज चलने वाली गली थी, रेंग के चलेंगे और इस तरफ का पुलिस वाला और इस तरफ का पुलिस वाला जब वो लास्ट में पहुंचेंगे थूकेंगे और उसको चाटना पड़ेगा। कितना मतलब अमानवीय व्यवहार है, कितनी बेवकूफ़ी है। पर ऐसा नहीं करोगे तो घर से नहीं निकलोगे और घर से नहीं निकलोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। अब यहाँ इतना इल ट्रीटमेंट हुआ, जैसे ये चलते थे ना तो इनको ऊपर से कोड़े मारते थे, ये बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन क्या करें, अब इन सब का गुस्सा मन में पल रहा था और उस गुस्से के दौरान कुछ क्रांतिकारी लड़कों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना लोगों को जोड़ेंगे, सत्यपाल और किचलू को हम कुछ भी करके आज़ाद कराएंगे। अब इस दौरान ये सब घटनाएं लगा लो 10 से और 14 अप्रैल के बीच की हैं, सब कुछ इस बीच में हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहा। तो इस टाइम पे जब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम इकट्ठे करेंगे लोगों को, यंग लड़कों को ये बातें बताएंगे, उस दौर में एक बड़ा मेला आ गया, बैसाखी का मेला। पंजाब में तो बैसाखी का मेले की इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपकी जो गेहूं की फसल पकती है वो अप्रैल में ही तो पकती है ना, और बैसाखी का उत्सव फसल के पकने का उत्सव है पंजाब में। तो बैसाखी का मेला भरता था अमृतसर के पास, मान लो ये अमृतसर है, इसके बाहर की तरफ बड़ा मेला भरता था। उस जमाने में कहते हैं हजारों हजारों लोग गाँव से अपने जो भी साधन था, बैलगाड़ी है, पैदल है, या जो भी साधन रहे होंगे, इन पे बैठ के पूरा पूरा गांव देखने आते थे मेला। तो किसी को पता ही नहीं था। अब लोग तो अपना, क्योंकि उस जमाने में थोड़ी ना इंटरनेट और टीवी और रेडियो थे, शहर में क्या हो रहा है गांव वाले को नहीं पता। तो ये गांव के आसपास के लोग शहर में मेला देखने दिखाने अपनी पत्नी को, बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बहन बेटी, सब घर परिवार को उठा के बैलगाड़ी की बैलगाड़ी भरी आ रही है कि भाई बैसाखी का मेला लगा है, हम लोग चलते हैं। 13 अप्रैल की घटना है। अब इस मेले में, जैसे अप्रैल में महीना थोड़ा सा गर्म हो जाता है, अब जैसे अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में ना धूप दोपहर की सहनीय नहीं होती तो आपको गर्मी लगती है। तो जब ये दोपहर तक तो घूमे 12 बजे तक, 1 बजे तक, फिर इनको फील हुआ कि 2-3 घंटे का आराम चाहिए, फिर शाम को 4 बजे फिर आके मेला घूम लेंगे। तो यहाँ मेले में तो जगह थी नहीं, इसके बिल्कुल पास ये बड़ा सा, जिसको आप जलियांवाला बाग कहते हैं, ये था। तो जलियांवाला, जल्ली नाम का एक आदमी था, ये उसकी प्रॉपर्टी थी, इसी कारण इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग। तो यहाँ से लोग जो है मेला देख के दोपहर में अब कहाँ जाएं, यहाँ पेड़, आपको पता ही है बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, तो ये लोग जाके अपनी फैमिली समेत, अपनी माँ बहन बेटी बच्चे वाइफ भाई बंधु बुजुर्ग पिताजी, तब तो फैमिली कल्चर ऐसा था ना इकट्ठे रहने का, ये पूरे लोग जाके अपना वहाँ हजारों की संख्या में आराम कर रहे हैं। इनका टारगेट है 2-3 घंटे पेड़ों के नीचे बैठेंगे, खाना वाना घर से बना के लाते ही थे और फिर अपना 1-2 घंटे घूम के गाँव चल पड़ेंगे। अब यहीं पर बाई चांस उसी दिन उन लड़कों ने मीटिंग अरेंज कर दी, जो किसके चक्कर में काम कर रहे थे, सत्यपाल और किचलू, इनको भी तो रिहा करवाना था। अब वो मीटिंग जब अरेंज हुई तो यहाँ पे जैसे पेड़ों के नीचे ही मान लो एक आदमी, 2-3 क्रांतिकारी बंधु, 8-10 लड़के इनके साथ, तो ये भाषण दे रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका भाषण, जैसे इंडियंस की हैबिट है ना, कहीं कुछ हो रहा है 10 लोग खड़े, तुम जरूर जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ, हम लोगों की आदत है, अभी भी है, इतने साल बीत गए। तो जब यहाँ ये 10-20 लड़के खड़े थे और यहाँ जयकारा ये लग रहा था कि भाई भारत माता की जय, तो बाकी जो लोग थे उनको लगा क्या कर रहे हैं ये उठ के अपना और जाके वहाँ खड़े हो गए। वो भीड़ पहले 10 की, 20 की, 50 की, 500 की, 1000 की बढ़ती चली गई। फिर सबको अच्छा भी लगता है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन सब फील करते थे कि गलत कर रहे हैं। अब ये भीड़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इस शहर में जब ये सब हो रहा था, उससे एक रात पहले अंग्रेजों ने यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ पता है क्या होता है, सेना का कानून, जिसमें सेना जो चाहे वो कर सकती है, शूट इट साइड, देखा और मार दिया, ये भी हो सकता है मार्शल लॉ में। ये इन बेचारों को थोड़ी पता है, ये तो गांव से उठ के अपनी बैलगाड़ियों पे बैठ के परिवार के साथ आ गए। अब जब यहाँ हजारों की भीड़ हो गई तब पुलिस के हर तरफ मुखबिरी करने वाले लोग तो थे ही, किसी ने बता दिया जाके, उस जमाने में जो कमिश्नर था उसका नाम था डायर, 2 डायर हैं, एक पंजाब का कमिश्नर था और एक वो बेवकूफ़ आदमी जो उस पूरी टुकड़ी को हेड करके लेके गया था, वो भी डायर था, माइकल ओ डायर और जनरल डायर। अब यहाँ पे पता चल गया तो वो अपनी टुकड़ी को लेके, आपने मूवीज़ में देखा होगा कैसे वो सेना इकट्ठी टुकड़ी जा रही है और आगे उसके पूरे उनके पास हथियार वगैरह हैं। फिर जब ये जलियांवाला बाग में पहुंच गए तो कहते हैं इन्होंने उस टाइम में भोपू वगैरह जो भी थे तो सब लोगों ने देखा पुलिस क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कोई क्राइम तो किया नहीं। अब ये सब का ध्यान बजाय उस भाषण वाले के पुलिस की तरफ गया। वो पुलिस की टुकड़ी बढ़ती 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 चारों तरफ फैल गई और उसने फिर कहा अपना वो लेके माइक टाइप कि भाई 3 मिनट हैं, जिसको जो करना है कर लो। अब सोचो यहाँ आदमी इकट्ठे हो रखे हैं, उनका परिवार यहाँ बैठा है, किसी की वाइफ जो है आराम कर रही है, किसी की बेटी सो रही है, किसी का छोटा बेटा है, किसी की
माँ है, बुजुर्ग, 3 मिनट में तो आदमी दिमाग यूज भी नहीं कर पाएगा कि मैंने क्या किया, मैं क्यों भागूं 3 मिनट में। अब वो 3 मिनट कह के एक भी आदमी वहां से भाग नहीं पाया, इतने में फायरिंग शुरू हो गई। आपने वो देखे होंगे सीन मूवी में, कितने भयानक है कि कैसे पागलों की तरह, मतलब ऐसे भीड़ पे गोलियां चल रही हैं। वो भीड़ जब एकदम गोली आएंगी तो लोग भागेंगे। उसमें सबसे छोटा बच्चा जो मरा, जिसकी डेड बॉडी मिली, वो 6 हफ्ते का था। 6 हफ्ते का बच्चा होता है 1.5 महीने का, तो 1.5 महीने का बच्चा भी वहां नीचे रौंद के मर गया। बुजुर्ग की तो कहने ही क्या, 80 साल 90 साल के लोग भी थे, लेकिन 6 हफ्ते का बच्चा जो कि जिसकी डेड बॉडी मिली थी। यहाँ ऐसी भगदड़ मची कि लोग जो हैं, आपने देखा होगा, वो कुएं में कूद गए, दीवारों पे चढ़ने लग गए। तो ये इतना घटिया आदमी था कि ऐसा नहीं कि इसने ये बंद करवा दी फायरिंग, जब वो दीवारों पे चढ़ने लगे तो दीवारों की तरफ सबको मूव किया कि उस तरफ फायरिंग करो। दीवारों पे तभी तो आज भी गोलियों के निशान हैं। वो कुएं में कहते हैं हजारों लोग मर गए थे। बाद में फिर क्या हुआ, इनकी एक कमेटी बैठी, उस कमेटी को इसने कह दिया कि जी मैं ना अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे था बस इनको मुझे डराना है कुछ भी करके, इसलिए मैंने 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करवाई। 1900 पता नहीं कितनी गोलियां जो थी वो इस्तेमाल की गई, तो कितने लोग मारे गए। इस भीड़ को उस जमाने में पानी पिलाने का काम कर रहे थे उधम सिंह जी, ये सबको नाम पता होगा ना। उधम सिंह जी को ये काम दिया गया था सेवा का, कि भाई यहाँ धूप है, लोग आएंगे, तुम पानी पिला देना। तो उसमें से बहुत लोग जिंदा भी तो बचे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को, किसी को हाथ में लगी, किसी को पैर में लगी, तो ऐसे लोग बच जाते हैं, क्योंकि हाथ और पैर की गोली तो आज भी बच सकता है इंसान, लेकिन उनको बचने का ऑप्शन ही नहीं दिया। कैसे? 10 मिनट अंधाधुंध फायरिंग की, थोड़ी देर बाद खबर फैल गई, ऐसे ऐसे वहां पे फायरिंग हो गई। तो जब गांव से लोग भागे आए ना, तो ये पता चला कि इस पूरे शहर में इन लोगों ने वो लगा दिया कर्फ्यू। कर्फ्यू में आप मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी इस बाग के चारों तरफ आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। किसी का जवान भाई अंदर बच सकता था, वो पड़ा हुआ है, बेहोश है, उसका हाथ में गोली लग गई है, पैर में ब्लड ज्यादा बहने के कारण मर गया। तो ऐसी बहुत सारे लोग जो बचाए जा सकते थे। ठीक है, गुस्सा किसी को भी आया, 10 मिनट के बाद तो गुस्सा शांत हो जाए। उस आदमी ने रात में इस पूरे शहर में कर्फ्यू रखा और किसी भी जिंदा आदमी को बचने का ऑप्शन ही नहीं दिया। तो बहुत लोग तो इस कारण मारे गए कि फर्स्ट एड नहीं मिल पाई। और फिर इस सबके बाद आपके यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इन लोगों ने बस कह दिया कि भाई ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, अपने देश को प्यार करता था इसीलिए। यानी इस बात का कोई बहुत बड़ा उसको टेंशन नहीं हुई जिसने ये स्टेप लिया। इसका बदला 20 साल बाद किसने लिया? फिर उधम सिंह ने। 1940 में उधम सिंह 20 साल तक इस बात को अपने मन में पालते रहे, तब ये जवान थे, फिर ये काफी बुजुर्ग, क्योंकि 20 साल में तो एक पीढ़ी बदल जाती है। और फिर इन्होंने लंदन जाके, एक हॉल हुआ करता था कैक्सटन हॉल, इसमें भाषण था। किसका? जिसने गोलियां चलवाई इसका नहीं, जिसने कर्फ्यू नहीं लगा, जिसने पूरे शहर में नहीं वो करवाया था कि मार्शल एक्ट, उसको मारना था। और उस आदमी को जब वो भाषण दे रहा था तो इसने गोलियां मार दी। उधम सिंह ने चाहते तो भाग जाते, इन्होंने गिरफ्तारी भी दी और फिर उन्होंने लास्ट तक भी ये बात कही कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने इसको मार दिया। कई दोस्तों ने कहा यार हम प्रूफ कर देंगे, तू पागल है, इसका दिमाग चला हुआ है इसलिए इसने मार दिया। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि मैंने ये इससे बदला लिया है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो इसीलिए एक शहीद के रूप में किसका नाम लिया जाता है? ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। टारगेट जलियांवाला बाग का डर बैठाना था, खौफ बैठाना था, और क्रांतिकारी पकड़े जाएं तो उनकी मौत निश्चित है। ये डर अगर घर वालों के मन में होगा तो कोई भी अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को क्रांतिकारी बनने ही नहीं देगा, इसीलिए ये सब किया गया। अब हाँ, ये तो बहुत लोग बच गए थे, उधम सिंह बचने वालों में से थे, बहुत लोग बचे थे ना, तो उनमें से एक थे उधम सिंह। चलो पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट 113 पेज पर। पहला पॉइंट देखो, बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में, न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, इसको टिक कर लो, इसने लॉ बनाया था ये सिडनी रॉलेट, आगे पढ़ो, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसके सुझावों के आधार पर 17 मार्च 19 को केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम पारित हुआ। रॉलेट अधिनियम के द्वारा, अंडरलाइन करना, अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे, यानी कोई हिंदू मुसलमान कोई भी, जब तक चाहे, कितने भी दिन महीने साल, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ये ठीक है या गलत है? ये तो सीधे एक्सप्लॉयटेशन है, किसी को पकड़ो कभी तक बंद रखो, कोई पूछ ही नहीं पाएगा। आगे पढ़ना, इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, कि कोई अपील नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी जिसको पकड़ लिया, कोई वकील की नहीं सुनेंगे, कोई दलील नहीं सुनेंगे। इसको हमने कहा काला कानून। ये क्या लॉजिक है? कितनी बार आप पढ़ते हो इंडिया में अब भी कि बहुत बार लोग जिन्होंने क्राइम नहीं किया वो फंस नहीं जाते हैं, सालों साल जेल में पड़े रहते हैं। सोचो आज तो इतनी फ्रीडम है, तब इन्होंने तो फ्रीडम के नाम पे सब खत्म कर दिया था। तो काला कानून था हमारे लिए ये। आगे पढ़ना, गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 की तिथि को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई। इसे बाद में 6 अप्रैल 19 कर दिया गया। हड़ताल की चेतावनी दी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में, अंडरलाइन करना, हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग, ये वर्ड्स पेपर में आते हैं, तो हड़ताल शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया? जब क्या था? रॉलेट एक्ट, नमक नहीं था ये रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? हड़ताल। तो पूछेंगे देश में हड़ताल शब्द जो बड़े लेवल पे पहली बार, वो गांधी जी ने कहा था कि भाई हड़ताल करेंगे।
ठीक है, हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 1919 में। आगे पढ़ो। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। अब तक गांधी छोटे से लीडर तो बन ही गए थे, किन 3 आंदोलनों के कारण? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अब गांधी और बड़े लीडर बनेंगे। 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बढ़ते जनाक्रोश के कारण उन्हें बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया। ये गांधी की पहली गिरफ्तारी है और ये हरियाणा की जमीन पर हुई थी। गांधी सबसे पहली बार जो जेल मतलब पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, वो हरियाणा की जमीन पर पलवल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ लिख लो, इससे पहले गांधी कभी गिरफ्तार नहीं हुए। गांधी 4 साल से इंडिया रह रहे थे, 15, 16, 17, 18, 19 में पहली बार गिरफ्तार हुए। और कहाँ की जमीन पर? हाँ, उस जमाने में ये पंजाब था, आज ये हरियाणा है। पलवल से पहली गिरफ्तारी, पर जेल नहीं गए। गिरफ्तार करके क्या किया? जैसे ही गांधी उतरे पंजाब, ये जो 2 लीडर पकड़े थे, कहाँ के थे ये? पंजाब। तब हरियाणा थोड़ी ना था, तब हरियाणा भी क्या था? पंजाब। तो गांधी जी तो पंजाब आए थे, पलवल रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहां से फिर ये किसी और साधन से आते हैं। तो जैसे ही ये पंजाब में एंटर हुए, पलवल में, पुलिस एक्टिव थी, पुलिस ने तुरंत इनको पकड़ा, हथकड़ी पहनाई, स्टेशन पे घुमा के उस तरफ ले गए और जो उस तरफ ट्रेन आई ना बंबई जाने के लिए, उसमें बैठा दिया, वहां जाके छोड़ दिए। यानी कोई जेल में नहीं है, बस पकड़ के और यहाँ से चलता करना था कि पंजाब में आपकी एंट्री नहीं है। पंजाब में एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2 लड़के पंजाब में ही पकड़े गए थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, और लोगों को भड़काने के लिए गांधी आ रहे थे, ऐसा अंग्रेजों को लगा। पढ़ो आगे। बंबई ले जाकर रिहा। 18 अप्रैल को सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। सत्याग्रह सफल हुआ। इस एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं और 3 वर्ष बाद वापस ले लिया गया। लेकिन 3 सालों में फिर ये 2 लड़के तो पकड़े ही गए थे। आगे पढ़ना। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून, ये हमने नाम दिया काला कानून, कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमनालाल दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, बीजी हार्नीमन, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। ये पहला राष्ट्र स्तरीय आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, इसको टिक कर लो। ये देश के लेवल पर पहली बार, क्योंकि अब तक तो 3 लोकल लेवल पर थे ना, ये पर बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल क्या होगा? असहयोग, जिसको मानेंगे कि हम बड़े लेवल पे गया। अब आ जाओ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान से पढ़ना। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू, पूरा नाम सैफुद्दीन किचलू, मुस्लिम हैं, और डॉक्टर सत्यपाल, हिंदू, की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के लिए 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। इस कारण 12 अप्रैल को सेना बुलानी पड़ी। पहले 10 को इन्होंने हमारे लोग मारे, 11 को हमने उस महिला के साथ इल ट्रीटमेंट किया, और 12 तारीख को क्या हो गया? सेना का कानून। लेकिन 13 को तो क्या था? बैसाखी का उत्सव, वो मेला भरा, लोगों को पता ही नहीं था। नेक्स्ट देखो, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10 अप्रैल के गोलीकांड और नेताओं, कौन से नेता पकड़े गए थे? किचलू और सत्यपाल, इनके लिए इकट्ठे हुए थे। किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। क्या वो सब सभा में आए थे? वो लोग, वो तो बेचारे आराम करने आए थे, उनको पता भी नहीं था क्या हो रहा है। पढ़ो आगे। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर, ये टिक कर लो, दूसरे का नाम है माइकल डायर, जिसको मारेगा ना उधम सिंह जाके, वो माइकल डायर है, ये जनरल डायर है, ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। ये 1000 तो अंग्रेज कह रहे थे, हजारों लोग मारे गए थे, क्योंकि अंग्रेज थोड़ी ना बताएंगे कि असलियत में कितने मारे। कौन नहीं मारा? एक्चुअली ये तो नौकर था ना, काम करने वाला, जैसे रूल बनाने वाला। अब आपके देश में जो रूल बनते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो बनाने वाले, अब इसको ऐसे समझो, अग्निवीर का नाम सुना है सब लोगों ने? भाई ये लड़के जो बिना पेपर दिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बेचारे इतने सालों से, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। 4 साल की नौकरी वाला वो फंडा नहीं था। अब ये बताओ, इसके लिए किसी सेना के अधिकारी को मार दें या सरकार की गलती है? सरकार की ना, ऐसे समझो। जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं वो तो नौकर हैं। असली गड़बड़ किसने की? जिसने लॉ बनाया, जिसने ये कहा कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो, जिसने ये कहा कि पूरे शहर में सेना का कानून लागू कर दो, गलती उसकी है। ये तो उसका एक छोटा सा अंडर उसके सबॉर्डिनेट काम करने वाला है, तो इसकी गलती नहीं मानेंगे, गलती उसकी जिसने लॉ बनाया। चलो आगे देखो। दीनबंधु CF एंड्रयूज, ये एक विदेशी है, क्या कहते हैं, ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। तो ये कहा एंड्रयूज ने कि जानबूझ के किया इसने ये। अब ये कह रहे हैं नहीं, इसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया था और ये बेचारा देश प्रेम में ऐसे कर रहा है। तो देश प्रेम में अपने घर वाले तो नहीं मारे इसने इंडियंस बड़े मारे। आगे पढ़ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी इनकी लोकसभा में एक सदस्य ने कहा, ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। यानी इनके देश में भी इनके ऊपर लोगों ने टॉन्ट किया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने लोग तुमने मार दिए। ये हमारे यहाँ थोड़ी ना बात हो रही है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बात हो रही है। आगे पढ़ना। हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने, अंडरलाइन कर लो डबल, टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। तुम जानते हो ये हमें उपाधियां दिया करते थे, अब उपाधियां मिल सकती हैं? नहीं। कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है कि उपाधियां नहीं मिलेंगी? हाँ, आर्टिकल
18, वेरी गुड। ये पेपर में आता है। अनुच्छेद 18 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का टॉपिक है आर्टिकल 12 से लेके 35, और आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है स्पष्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। आपके देश में अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको 4 बड़े प्राइज मिल सकते हैं। 4 बड़ी एक तरह की उपाधि है, लेकिन वैसी नहीं है जैसी पहले मिलती थी। अब मिलती है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। उस जमाने में क्या था, जो काम करते थे अंग्रेजों के फेवर में 99% उनको सर की उपाधि मिलती थी, और फिर वो अपने नाम में ही सर बोलते थे ताकि बाकी इंडियंस को लगे यार ये हमसे अलग हैं, ये थोड़े से हमसे ऊंचे हैं। अच्छा, इसके बाद की उपाधि थी नाइट, KNIGHT वाली, जैसे नाइट क्वीन वो नहीं आती है, गुड नाइट वगैरह इस तरह की। एक था नाइट हुड। ये उपाधियां इंडियंस को देते थे ताकि उनको थोड़ा सा ये फील कराएं कि हम बाकी इंडियंस से ज्यादा अलग हैं, अपने आप को वो ऊंचा समझें। इस तरह की उपाधियां इंडियन लोगों के बीच में मन में अंतर डालने के लिए दी जाती थी। तो जैसे टैगोर को, गांधी को नहीं याद केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। इंडियंस चिढ़ रहे थे कि ये तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। शुरू में गांधी की इमेज नेगेटिव बनी थी, वो तो बाद में काम करके उनकी इमेज अच्छी बनी। तो ये अंतर क्रिएट करने के लिए उपाधियां थी। इनमें से एक उपाधि नाइट की उपाधि, टैगोर ने कहा भाई ये पकड़ो अपनी उपाधि, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि तुमने जब मेरे लोगों की शर्म ही नहीं की तो कैसी उपाधि, ये टिक कर लो। तो टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। अब तो उपाधि मिल ही नहीं सकती। किस आर्टिकल से खत्म कर दी? 18 से। ये इंपॉर्टेंट था। वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य था शंकर नायर, बड़ा आदमी था ये, इसने त्यागपत्र दे दिया कि भाई मैं काम नहीं करूंगा ऐसे लोगों के साथ। नेक्स्ट पढ़ना, सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनी, टिक कर लो, हंटर उसका हेड था, कमेटी बनी। उसने क्या लिखा रिपोर्ट में? अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था। यानी ये किसकी तरफ खड़े हुए हैं? अपने लोगों की तरफ के, भाई जरूरी था। आगे पढ़ो। लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। वर्ड देखो कितने बढ़िया हैं कि भाई इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना ताकत का इस्तेमाल किया। फिर भी उसने, अब देखना क्या लिखते हैं, ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। तो किसके फेवर में बात कर दी? इन्होंने तो डायर को दिखा दिया कि भाई ईमानदार आदमी है, अपने देश के प्रति ये अड़ गया। तो इसका मतलब किसको सजा नहीं मिली? फिर हमें भी फील हुआ कि ठीक है ये तो एक नौकरी तो था, असली सारी जो चीजें बनाई वो किसने की हैं? कमिश्नर ने, और वो था माइकल डायर जिसको ये मारेंगे। आगे पढ़ना, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने कहा पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती, यानी कितने बेशर्म है, हर पन्ने पे लीपापोती कर रहे हैं कि हमारा आदमी जो ये है ये बेचारा ईमानदारी के कारण थोड़ा सा तर्कसंगत उससे ज्यादा बढ़ गया, लेकिन था ही अच्छा आदमी। तो गांधी जी ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, अंडरलाइन करो, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। अब कांग्रेस ने कहा हम अपनी अलग समिति बनाएंगे। अंग्रेजों ने क्या बनाई? हंटर ने तो झूठ लिख दिया। किसको फेवर कर दिया कि भाई इसने बेचारे ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ईमानदारी से काम किया लेकिन थोड़ा गलत कर दिया। हमने देखो क्या किया, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति के बाकी सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर, सारे बड़े बड़े नाम हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भाव आवेश में कदम उठाने का आरोप, यानी हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है नेगेटिव, और इनकी हंटर समिति की रिपोर्ट हाँ हमारे लिए नेगेटिव। अपने लिए तो अच्छी लिखी है कि भाई ये बड़ा ईमानदार आदमी था, हमने लिखा नहीं ये घटिया आदमी था, इसने गलत किया। खिलाफत आंदोलन पे आ जाओ। खिलाफत शब्द किससे याद रखना है? खलीफा। कहाँ का मुखिया था? तुर्की, और तुर्की पूरी दुनिया के मुसलमानों का हेड था। टर्की या तुर्की। देखो पहला पॉइंट, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। टिक कर लो, तुर्की में जो बैठा है वो खलीफा है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ा था, यानी अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि वे तुर्की को जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कितना झूठ मार रहे हैं, किसको कह रहे हैं ये बात? हमारे मुसलमानों की। तुम चिंता ना करो, तुम इसको हेड मानते हो ना तुर्की को, हम तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आगे पढ़ना, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निर्णय किया कि इसको तोड़ दो, इसकी ताकत खत्म कर दो, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। ये भारतीय मुसलमान भी तो शुरू में इनके साथ खड़े हो गए थे। क्या बनवा ली थी? मुस्लिम लीग। भंग के बाद अगले ही साल बनवा ली। 9 में क्या किया इन्होंने? मार्लेमेंटो सुधार, सीटें बांट दी, तब कोई दिक्कत नहीं। 14 में भी इनको ये कहा कि तुम चिंता ना करो, तुर्की से हम लड़ेंगे, लेकिन जब लड़ाई खत्म होगी ना तो तुर्की जहां है वहीं रखेंगे, तुर्की के साथ इल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म हुई इन्होंने कहा बांटो इस तुर्की को और हटाओ इस खलीफा को। तब फिर इनको लगा या तो केयर ही नहीं करते, तब ये कहेंगे आंदोलन चलाएंगे। पढ़ो आगे। तो भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अली बंधुओं, 2 भाई हैं ये, शौकत अली और मोहम्मद अली। टिक कर लो, मोहम्मद अली, शौकत अली। इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर निकाला, कॉमरेड। टिक करना, कॉमरेड। इसमें तुर्की और इस्लामी परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लिखा। तो कौन से 2 भाइयों ने हिम्मत दिखाई अंग्रेजों के खिलाफ? मोहम्मद अली। और ये किससे मिलेंगे जाके? गांधी से। और गांधी फिर कहेंगे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हिंदुओं को लेके आऊंगा। नेक्स्ट पढ़ना, तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन में गांधी के सम्मिलित होने पर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक सुनहरा अवसर माना कि भाई हिंदू मुसलमानों को एक कर दूंगा। किसका प्लान था ये?
और ऐसे गांधी जी को बेवकूफ़ भी नहीं, गांधी जी समझदार आदमी है। इसके साथ साथ कौन सा आंदोलन चला देंगे? असहयोग। और मुसलमानों को कहेंगे तुम भी इसमें साथ आओ, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ थे ना खिलाफत में। आगे पढ़ो। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता, इसको टिक करना, अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। यानी मुसलमानों की कमेटी बनी, अध्यक्ष कौन बन गया? गांधी। गांधी को क्यों बनाया अध्यक्ष? भी गांधी ने क्या गारंटी दी कि मैं तुम्हारे साथ किनको ले आऊंगा? हिंदुओं को। और हिंदू ज्यादा, मुसलमान मुट्ठी भर। लेकिन मुसलमानों को फिर किस आंदोलन में साथ पकड़ लिया? असहयोग में। आगे पढ़ो। असहयोग आंदोलन 1920-21। ये मैंने आपको बार बार बताया, क्या मतलब होता है असहयोग का? सहयोग ना करना। अंग्रेज यहाँ कैसे राज कर गए? अपने दम पे या हमारा इस्तेमाल करके? इनकी सेना में हम थे, इनके कोर्ट में हम थे, इनके स्कूलों में हम पढ़ते थे, इनके सारे नौकर चाकर हम ही तो थे, ये तो मुट्ठी भर थे। गांधी ने बहुत पहले, मैंने आपको बताया, एक किताब लिखी थी। क्या नाम था उस किताब का? हिंद स्वराज। किस भाषा में लिखी गई थी? मूल रूप से गुजराती। और इसको कब लिखा था गांधी जी ने? 1909। तब गांधी जी कहाँ रहा करते थे? अफ्रीका। और इसमें लिखा था कि अगर एक साल इंडियंस अंग्रेजों का साथ ना दें, इनकी सारी चीजों का बाइकआउट कर दें, तो ये एक साल के अंदर भाग जाएंगे। और इसके ऊपर गांधी जी ने 1909 में लिखी किताब के ऊपर 1920 में ये दोबारा से बात उठाई। कुछ लोगों को गांधी की ये बात रास नहीं आई, इसलिए आपको पता है 20 में 2 बैठकें करनी पड़ी, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। कई लोगों ने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से कि भैया ये कांग्रेस फालतू की संस्था बन गई, कोई भी आता है मुंह उठा के कुछ भी कहता है उसको मान लेते हैं, मतलब गांधी को कह रहे थे। 1920 में लेकिन गांधी का ये विचार सहयोग, धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती गई और ये आंदोलन सक्सेसफुल आंदोलन बन गया। लेकिन इसके शुरू करने का जो पहला दिन था, याद है? मनहूस था वो दिन बड़ा, 1 अगस्त 1920। किसकी डेथ हो गई थी? तिलक की। लाला जी तो फिर लाठीचार्ज में जाएंगे। तिलक नहीं एक्सपायर हो गए थे 1 अगस्त, फिर तिलक कोष बनाया था, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए थे तिलक के नाम पे। असहयोग आंदोलन एग्जैक्टली अगर कहें कब से स्टार्ट हुआ तो दिसंबर 1920 से। वैसे अगस्त से काम चल रहा था और फिर ये 1921 पूरा अच्छा निकला, पर 22 के फरवरी में 22 लोगों को हमने जिंदा जला दिया और उस चक्कर में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया चौरा चौरी में। फिर गांधी जी को पकड़ के जेल भेज दिया और फिर एकदम से पूरा देश खाली कि अब क्या करें, क्योंकि स्कूल छोड़ा है, कॉलेज छोड़ा है, नौकरियां छोड़ा है, वापस जाना पड़ेगा। इस टाइम पर भगत सिंह जैसे लड़के, जो उस टाइम पे सिर्फ 13-14 साल के थे, आजाद भगत सिंह जैसे, ये एंटी हो गए थे और इनको लगा था यार गांधी जी ने मजाक बना रखा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। इसलिए आपने पढ़ा होगा कांग्रेस में कभी भी कौन मेंबर नहीं बना? भगत सिंह। भगत सिंह तो अलग दिमाग के आदमी थे। उन्होंने अपनी सभा बनाई थी नौजवान भारत सभा 1926 में और फिर उन्होंने HSRA ये बनाई थी 1928 में। पर ये कहाँ चल पाए? 29 में उन्होंने गिरफ्तारी दे दी और उसके बाद फिर आप जानते हैं फांसी। तो काम नहीं कर पाए खुल के, क्योंकि काम करने के लिए संस्था बनानी पड़ती है। वो संस्था बनी 28 में थी, तो इसलिए वो रिजल्ट नहीं आया। चलो पढ़ेंगे इसको। पेज नंबर 114 पे लास्ट पॉइंट। अच्छा, लास्ट की लाइन कह रहे हो? ये जो लिखा है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए विवेकहीन होकर, ये वाली बात कह रहे हो? नहीं, हम ये हम मतलब अपनी तरफ से कह रहे हो ना? हाँ, वो हमने, पता क्या होता है, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ये बेसिकली साइकोलॉजी का नियम होता है। एक चीज़ होती है ये पॉइंट मान लो, एक इधर चलता है एक इधर। कुछ लोग होते हैं जिनमें कम इमोशंस होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनमें ज्यादा इमोशंस होते हैं। जिन लोगों में ज्यादा इमोशंस होते हैं ये दुखी बहुत रहते हैं और ये कई बार गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो कहा जाता है कि साइकोलॉजी में कि इमोशनल इक्विलिब्रेशन होना चाहिए, जिसमें आप सही को सही कर सकें और गलत को गलत। तो इस आदमी को अंग्रेजों ने जब लिखा तो उन्होंने दिखाया ये भावावेश में बह गया, और मतलब ये वर्ड जो यूज किया गया है ये हमने नेगेटिव तरीके से यूज किया, अंग्रेजों ने दिखाया कि ये ज्यादा इमोशनल है। लेकिन जो गांधी जी, नेहरू और CR दास वगैरह थे ना, इन्होंने कहा नहीं, ये इसका मिसयूज कर रहे हैं इमोशंस शब्द का, और ये कोई ऐसे इमोशंस में बह के इसने नहीं किया, इसने गलत डायरेक्शन में इमोशंस का इस्तेमाल करके भारत के लोगों को मारा। होना चाहिए आदमी को यहाँ, जो लोग ये होते हैं इनको किसी की कद्र नहीं होती। और कितनी अजीब बात है कि आपके देश में जितने अंग्रेज आए ना, इन सब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे मतलब लिखने वाले लोग थे, पर यहाँ आके ये लोग सोचते हैं कि बस ये जानवर हैं और इनको कैसे कंट्रोल करना है, इनसे कैसे पैसा लूटना है। तो इसलिए हमने जो शब्द यूज किए हैं वो नेगेटिव सेंस में यूज किए, जो इन्होंने शब्द यूज किए अपनी रिपोर्ट में वो उसके लिए पॉजिटिव, कि भाई ईमानदार आदमी था, अपने देश के प्रति समर्पित था, इसलिए इंडियंस के साथ गलत किया। हमने ये कहा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये घटिया आदमी था और इसने जानबूझ के इमोशनल बनते हुए कि भाई मैं ऐसा करूंगा, और ये मिसयूज किया। इस सेंस में कहा जा रहा है ये, ठीक है? नेगेटिव सेंस है, उनके लिए लिख रहे हैं हम, तो नेगेटिव, वो अपने लिख रहे हैं तो पॉजिटिव। होना चाहिए था इक्विलिब्रेशन पे। चलो, खिलाफत पढ़ लिया हमने, हाँ, असहयोग पढ़ना था ना, ठीक है, पढ़ो पहला पॉइंट। कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि, यानी 2 अधिवेशन हुए, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। जो पहला लिखा है ना विशेष, यहाँ लिख लो सितंबर, और जो 20 लिखा है नीचे वाला ये दिसंबर में था। ये वो था जो 3 दिन की बैठक नहीं करते थे हर साल, पता है 3 दिन की बैठक होती थी दिसंबर में हर साल, उसे कहते थे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। कई लोगों ने मजाक में कहा ये मेला भरता है, आते हैं यहाँ 3 दिन मौज मस्ती करते हैं और भाग जाते हैं, कई लोगों ने मजाक उड़ाया।
115 पेज पे आ जाओ। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे, जिनमें एक था रचनात्मक और दूसरा था नकारात्मक। रचनात्मक होता है क्रिएटिव काम। गांधी क्या कहते थे, हमेशा मारकाट मचाते रहो या पॉजिटिव और अच्छे काम भी करो। गांधी पता है क्या कहते थे, जब फ्री टाइम हो, तुम अगर किसी चीज़ से परेशान नहीं हो तो अपना चरखा काटने लगो, अपने कपड़े बनाओ, खेती करो, छोटे लेवल के कामकाज करो। यानी गांधी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। और शिक्षा में अगर बात करूं तो गांधी की ही देन है। कौन सी शिक्षा? बेसिक एजुकेशन। गांधी ने कहा बड़े होने के बाद बदलना बड़ा मुश्किल है, बचपन से इनकी एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन का वर्ड इस्तेमाल करो, जिसको कहा जाता है मूलभूत शिक्षा। ध्यान से सुनना, इसमें कहा गया बच्चे का स्कूल जो हो, अगर उसका स्कूल 8 घंटे का है तो वो 5 घंटे लगभग काम करे। ये काम पढ़ाई का ना हो, ये काम स्किल डेवलपमेंट का हो। जैसे स्कूल में बच्चा आ गया, स्कूल में उसको खेती करनी सिखाई जाए, हर क्लास को क्यारियां बांट के दे दी जाएं, और एक मान लो 7वीं की क्यारी या 8वीं की 9वीं की, फिर उस क्लास के बच्चे क्यारी, जैसे एक हिस्सा है धरती का, इसकी ऐसे ऐसे डिवीजन कर लें, तो क्लास के हर बच्चे को अपनी अपनी उस लाइन की केयर करनी है। जैसे उसमें टमाटर के पौधे लगा दिए, मिर्च लगा दी, कुछ इस तरह का सामान कि बच्चे खेती करना सीखें। फिर उससे जो फसल निकलेगी ना, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, इनको मार्केट में बेचकर और अपना खर्चा निकाल सकें। यानी लर्निंग वाइल अर्निंग एंड अर्निंग वाइल लर्निंग, ये कॉन्सेप्ट गांधी की कौन सी एजुकेशन का था? बेसिक। अब ये चीजें उस जमाने में ठीक थी, क्योंकि तब खेती करना, मोमबत्ती बनाना, टोकरियां बनाना, जो सरकंडे और ये सब नहीं आते, इनकी टोकरियां बनती हैं, ये इस तरह के काम गांधी कहते हैं स्कूल में सिखा दो। अगर इसके अंदर स्किल्स होंगे तो भूखा नहीं मरेगा, बड़ा होकर 12वीं के बाद जब ये बाहर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं कमा के खा लेगा। उस टाइम पे ये बातें रास आती थी। लेकिन अगर आज हम देखें, आज अगर तुम्हारे घर से जो बच्चा जा रहा है उसको स्कूल में खेती करवाई जाए, टमाटर के पौधे उगवाए जाए, तो पेरेंट्स एंटी हो जाएंगे। तो गांधी की वो एजुकेशन उस टाइम पे चल गई, लेकिन आज नहीं चलेगी। आज नहीं चलेगी, रूप बदल के चल सकती है। जब बच्चा स्कूल में है ना, तो ही उसके अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आप सब लोग उस पीढ़ी में हो जिसमें कंप्यूटर नाम की चीज़ स्कूल में आ गई थी, लेकिन उस कंप्यूटर पे कोई बैठने थोड़ी ना दिया गया फ्री होके। आधे घंटे 20 मिनट का पीरियड होता था, उसमें जाएंगे, सॉक्स बाहर निकालो, शूज बाहर, कोई इसको छेड़ेगा नहीं, सीधे बैठे रहो, ऐसे तो करते थे। और फिर बच्चे बस देखते रहेंगे दूसरे को, कोई धीरे धीरे उस माउस को हाथ से हिला के देख रहा है। उस कंप्यूटर पे कभी फ्री होके किसी ने काम ही नहीं किया, ये फॉर्मेलिटी थी। यही लाइब्रेरी की क्लास में होता था, सीधी लाइन बन के चली गई, चुप रहना है, बिल्कुल यहाँ बोलना नहीं है। कभी कोई किताब को उठा के ना हंस सकता ना बोल सकता। दिमागी विकास के लिए जरूरी है आप बातें करें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो बात करने पर रोक लगाता है। जब बच्चा स्कूल में होता है, जैसे तुम लोग हो, तुम यहाँ बात करोगे, टाइम खराब करो, क्योंकि तुम्हारा एक टारगेट है। लेकिन बच्चा जब 12 साल स्कूल में है, तो इन 12 साल में हर टीचर पिन ड्रॉप साइलेंस, कीप साइलेंस, कीप क्वाइट, हर टाइम यही सुनने को मिलता है। और जो बेचारा बात करता फंस जाए वो पिटता है। तो वो डर जो बिठाया जाता है वो सही नहीं है। जैसे खुद सोचो, बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसके दिमाग में आता होगा ये पंखा ऐसे अगर गिर जाए इसके सिर पे तो क्या होगा, ऐसे तो सोचेगा ना बच्चा। लेकिन वो ये बात कह नहीं सकता। अगर वो ये कह रहा है और अगर टीचर से वो पूछ भी ले, तुम अपने आप देखो घर में बच्चे कितने नॉनसेंस क्वेश्चंस करते हैं। ये सेम क्वेश्चन वो टीचर से नहीं कर सकते। स्कूल उसको ना जैसे गधे जैसा उसका दिमाग का विकास करता है। पढ़ना तो सिखा दिया, नो डाउट, रट्टे मरवा दिए, स्पेलिंग स्क्रैम करा दी, रोट लर्निंग करा दी, लेकिन जब उसके दिमाग में आ रहा है कोई मकड़ी जाला बना रही है, तो मकड़ी का जाला कैसे बनता है, और ये इसमें मक्खी फंस गई तो मक्खी क्या करेगी, ये लाइफ स्किल्स हैं। उस मक्खी के फंसने को आप लाइफ से जोड़ सकते हैं कि बेटा ऐसे ही लाइफ में आदमी कई बार फंस जाता है। तो समझदार आदमी क्या है, बहुत ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करेगा तो जाल में और घुसेगा, समझदारी से उससे बाहर निकलना है। जैसे हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बच्चे को मार्क्स की तरफ तो धकेलता है, पर जिंदगी में खुश रहना, मजे करना और प्रॉब्लम्स में से कैसे निकलना है ये नहीं सिखाता। तो गांधी जी का जो एक कॉन्सेप्ट था ना बेसिक एजुकेशन का, बहुत काम का था, क्योंकि ये स्कूल में ही बच्चे को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करते थे। अब जमाना बदल गया, अब हमें वो टमाटर के पौधे और मिर्च और गाजर और मूली स्कूल में नहीं उगवाना, लेकिन अभी भी तो स्कूल में स्किल्स सिखाई जानी चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है, जैसे इंटरव्यू नाम की जो चीज़ होती है, आप ये देखो लोगों को इंटरव्यू की कितनी तैयारी करनी पड़ती है, छोटे छोटे इंटरव्यूज की, जबकि कायदे से इंटरव्यू शब्द का मतलब ही क्या है, इंटर मतलब अंदर, अंदर से आदमी क्या है इसको फाइंड आउट करना। इंटरव्यू के लिए भी इतने रट्टा दी जाती हैं चीजें, इतना ज्यादा सब चीजें प्लान्ड हैं, जबकि होना ये नहीं चाहिए। कोई बहुत भारी भरकम, अब जैसे केवीएस है, इसका इंटरव्यू होगा 30 नंबर का टीचर्स का, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है, जबकि होना क्या चाहिए था, टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग एक कला है, साइंटिफिक है। टीचिंग में दोनों चीजें आती हैं, साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट कैसे है, हर टीचर के पढ़ाने का एक तरीका है, वो तरीका रट के नहीं सीख सकते आप। कई टीचर्स होते हैं वो पढ़ाई को इतना बोरिंग बना देते हैं, इतना बोरिंग बना देते हैं, आदमी को नींद सी आती रहती है। एक आधे को तुम में यहाँ भी आ रही होगी ना। तो कई बार ऐसा होता है, स्कूलों में नहीं था हमारे में, एक आधा टीचर आता, एक मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, बहुत अच्छे टीचर्स थे, मेरे टीचर्स में कभी कोई कमी नहीं थी, ग्रेट टीचर्स मुझे मिले, मैं ब्लेस्ड थी। लेकिन हमारे टीचर एक थे मंडल सर, आदमी बहुत अच्छे थे, बहुत नॉलेज थी उनको। वो उस जमाने में, आप ये लगा लो 2000 में मैंने 12th की थी, वो उस जमाने में यूपीएससी में रैंक से 24 नंबर पीछे थे, तो इसका मतलब काफी इंटेलिजेंट थे। फिर वो पीजीटी लग गए सीधे केवीएस में, पीजीटी लगना बड़ी बात मानी जाती है। वो जब पढ़ाते थे ना, तो वो आए 12th क्लास में, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई, तो वो आते क्लास में बोलते जाते, एक जगह खड़े होकर ऐसे सीधे, कोई किताब कॉपी नहीं, डस्टर चौक कुछ नहीं इस्तेमाल करना, खड़े होकर, लेक्चर मेथड नहीं होता, लेक्चर मेथड बोरिंग होता है, उसमें बोलते जाते। वैसे भी वो किसी और स्टेट के थे,
तो उनकी भाषा में आधी समझ आती, आधी ना समझ में आती। 1.5-2 महीने बाद वो बोले 10 चैप्टर कंप्लीट। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी थी रीटा, उसने कहा कब हुए? अब हम फर्स्ट बेंच पे बैठे थे, तो उन्होंने सुन लिया, वो गुस्से में आ गए, बोले कब हुए? तुम्हें पता नहीं चला? पूरी क्लास को खड़ा किया, 2-2 डंडे मारे हाथों पे। मतलब देखा जाए तो उस टाइम तो हमें लगा कि भाई पता नहीं सर ने 10 चैप्टर कब किए। कायदे से सर को ये चाहिए था, जैसे अब मैं सोचूं तो कहना चाहिए था बेटा कल किताब लेके आना। इसमें और 12वीं के बच्चों को मारने की क्या जरूरत है? तुमने 10 चैप्टर पढ़ा है, उसको पता नहीं चला 10 चैप्टर कब हुए, तो तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए कि बेटा किताब ले आना, देखो फर्स्ट चैप्टर ये हेडिंग है, क्या मैंने इस बारे में नहीं बताया था? तो बच्चे अपने हाँ भाई बताया था। फिर सेकंड चैप्टर ये, तो हमने ये कहानी सुनी थी, तो हाँ सुनी थी। तो मतलब हमें वो टीचर ऐसा लगता था कि पता नहीं कब आया, कब बोल गया, क्या करे, हमें नहीं पता चला। हमने पूरे साल अपने आप पढ़ा। जबकि अगर मैं देखूं तो वो कितनी नॉलेज वाला आदमी होगा जो यूपीएससी में सिर्फ 24 नंबर से रह गया था, तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा। लेकिन उस आदमी को क्या नहीं आता था? उसको अपनी नॉलेज को डिलीवर करना नहीं आता था। उसके 10 चैप्टर में बहुत जान लगाई होगी उस आदमी ने, क्योंकि जिसको इतनी नॉलेज है ना वो नॉलेज देगा भी, लेकिन उसका तरीका अच्छा नहीं था। उसको टीचिंग इज एन आर्ट वाली बात कभी समझ ही नहीं आई। उसने साइंटिफिक पढ़ाया, उसने 10 चैप्टर रिलेट करके बिना किताब के। तुम ये सोचो 12वीं क्लास में टीचर अगर किताब का इस्तेमाल नहीं कर रहा 1.5-2 महीने, तो उसको नॉलेज कितनी है? वो लगातार आके 40-40 मिनट बोलते गए। वो कभी हंसते भी नहीं थे, बस उनका एक काम था आके लगातार बोलते जाना। मुझे कुछ वर्ड्स तो याद है, वेलेजली बोलते तो थे वो, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी हमें समझ नहीं आया, या हम शायद मेंटल मेकअप कर चुके थे कि ये आदमी आएगा, बोलेगा और चला जाएगा, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, तभी मैंने कहा टीचिंग एक आर्ट है। आर्ट होती है जिसमें कि आप बच्चे को ऐसे बांध लें कि बच्चे को लगे कि हाँ यार पता ही नहीं चला मेरा सिलेबस कब पूरा हुआ। तो उन सर को ना वो साइंस के हिसाब से करानी आई और ना वो आर्ट के हिसाब से। मैं किस चीज़ के बारे में बात करती थी? बेसिक एजुकेशन। तो आज जो एजुकेशन है ना, इसमें आपको खेती नहीं करनी, पर स्किल डेवलपमेंट स्कूल से किया जाना चाहिए। और आपको भीड़ के बीच में कैसे बात करनी है, आपकी जबान, आपकी टोन, आपका मॉड्यूलेशन, ये सब स्कूल में सीखा जाना चाहिए, जिस पे हमारी एजुकेशन अभी भी काम नहीं कर रही। इसीलिए आप सब ग्रेजुएशन के इर्द गिर्द के बच्चे, 12वीं पास तो हर कोई बैठा है, लेकिन आप देखो आप में बेसिक स्किल्स नहीं है। वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन कभी बेसिक स्किल्स पे काम ही नहीं कर पाई, ना पहले कर पाई ना आज कर पा रही। हमारे यहाँ का 12वीं पास बच्चा भी ना, उसको कहते हैं बेटा दिल्ली घूमा, तो उसके हाथ पैर काम, कैसे जाना है दिल्ली, कौन सी बस मिलेगी। जबकि आप देखो विदेशों में 8वीं 9वीं के बच्चों को घर से कहते हैं बेटा निकल अपने लायक पैसे कमा, तो कुछ भी कर पार्ट टाइम में। वो बच्चे 12-13 साल में अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, ये अपना डिसीजन लेने की पावर उनके अंदर आती चली जाती है। ऐसा नहीं कि वो गॉड गिफ्टेड है, अलग है, हम भी वैसे ही हैं, लेकिन हमारे देश में वो माहौल नहीं है। आप अपने 13 साल के बच्चे को बाहर भेजने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ किडनैपिंग बहुत है, यहाँ बच्चों को पकड़ के ले जाएगा, ऐसा भी तो है ना, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब। तो ये कहीं ना कहीं माहौल की गड़बड़ है। पर ये सच बात है कि ये बेसिक चीज है। पढ़ाई कम आ जाए, नंबर कम आ जाए, स्किल्स आपको कामयाब बनाएंगी। जिसको उठने बैठने खाने पीने बोलने की समझ नहीं है ना, चाहे वो 99% ले आए, वो कभी कहीं आगे कामयाब नहीं होगा। इस पे काम करना चाहिए। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।